सभी ने सोचा वो कमजोर था, पर वो दानव सेना का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन गया। इक्के दानव सेना का एक जादूगर था जिसने अपनी असाधारण शक्ति और कौशल दिखाया, जिससे उसे कमांडर बना दिया गया। अब वो युद्ध क्षेत्र में सैनिकों का नेतृत्व करता है, जैसे वो आर्सेनल के अभेद्य किले को जीतने की रणनीति बनाता है। रणभूमि में मनुष्य और राक्षस हजारों की संख्या में एक दूसरे को मारते हैं, श्रेष्ठता के लिए लड़ते हुए, जबकि इक्के एक चट्टान पर खड़ा इस नरसंहार को देखता है। लंबे संघर्ष के बाद वे किसी तरह महल के मुख्य द्वार को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन मनुष्य पीछे नहीं हटते और बहादुरी से लड़ते हैं, अपने महल की रक्षा के लिए जान दे देते हैं। मनुष्यों का लॉर्ड कमांडर अपनी खिड़कियों से युद्ध देखता है, महल के अंदर सुरक्षित। तभी इक्के उससे मिलने का फैसला करता है, क्योंकि वो इतने जीवन खोना नहीं चाहता। कमांडर मुड़ता है और तुरंत इक्के को पहचान लेता है, क्योंकि उसकी कहानियां हर जगह प्रसिद्ध हैं। इक्के पुष्टि करता है कि वह दानव राजा सेना की 7वीं लीजन का नेता है, जिसे अमर ब्रिगेड कहा जाता है, और कमांडर को 3 विकल्प देता है। वह शांति से आत्मसमर्पण कर युद्धबंदी बन सकता है, वह अपना सम्मान बचाने के लिए आत्महत्या कर सकता है, या अगर उसमें कोई सम्मान नहीं है तो वह बस खिड़की से भाग सकता है। कमांडर मुस्कुराता है और कहता है कि वह अपनी जाति के गद्दार की दी गई किसी भी विकल्प को स्वीकार नहीं करेगा। वह तलवार लेकर हमला करता है, लेकिन इक्के अपनी छड़ी के एक हल्के झटके से उसे बेहोश कर फर्श पर गिरा देता है। अचानक उसका सहायक पिग आता है और पूछता है कि युद्धबंदियों का क्या किया जाए। इक्के मुड़कर उसे कहता है कि कमांडर और जो बिना लड़े आत्मसमर्पण करें उन्हें ठीक करो। यह सुनकर पिग और एक रहस्यमयी सुंदरी जो क्रिस्टल बॉल से उसे देख रही थी, दोनों चौंक जाते हैं। इस बात से प्रभावित था कि उसने एक ही ब्रिगेड से ऐसा महत्वपूर्ण किला कैसे जीत लिया। इक्के ने फिर पूरे क्षेत्र के चारों ओर जादुई अवरोध लगाया ताकि कोई युद्ध क्षेत्र में न घुस सके। बाहर उसने देखा कि राक्षस अनगिनत घायल मनुष्यों का इलाज कर रहे थे। इन अत्याचारों को देखकर उसे बुरा लगा। उसे युद्ध का तरीका कभी पसंद नहीं था, पर उसके पास लगातार लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह राक्षस नहीं बल्कि राक्षस का मुखौटा पहने एक इंसान था। पता चला कि जन्म पर उसे छोड़ दिया गया था, पर राम नाम के एक राक्षस जादूगर ने उसे पाल लिया। राम एक शानदार जादूगर और शिक्षक थे, जो हमेशा एक ऐसे समय की बात करते थे जब मनुष्य और राक्षस साथ रह सकेंगे। राम ने इक्के को जादू के बारे में सब कुछ सिखाया और मरने से पहले उसने इक्के को अपने कक्ष में बुलाकर कहा कि वह हमेशा मुखौटा और चोगा पहने रहे, क्योंकि अगर राक्षस राजा को पता चला कि वह राक्षस नहीं है तो उसे तुरंत यातना देकर मार दिया जाएगा। इक्के आराम करने के लिए कुर्सी पर बैठता है, कमरे के चारों ओर जादुई क्षेत्र बनाता है ताकि बिना अनुमति कोई प्रवेश न कर सके। लेकिन अचानक उसे मेज के नीचे एक कांपती हुई नौकरानी दिखाई देती है, जो तुरंत माफी मांगने और रोने लगती है, यह कहते हुए कि उसने कुछ नहीं देखा। वह अपना सिर मेज पर मारती है और बेहोश हो जाती है, जबकि इक्के सोचता है कि इस समस्या से कैसे निपटे। पिग के बाहर बुलाने पर वह इसे बाद के लिए टाल देता है। जब वे युद्ध से हुए विनाश को देखते हुए सड़कों पर घूमते हैं तो पिग इक्के से पूछता है कि वे इतने सारे मनुष्यों को क्यों बचाते हैं। इक्के संक्षेप में जवाब देता है कि वर्तमान राक्षस राजा को सिर्फ परिणामों से मतलब है, न कि उन्हें कैसे हासिल किया जाता है। लेकिन पिग कहता है कि कई राक्षसों को लगता है कि इक्के मनुष्यों पर बहुत नरम है और सभी निवासियों को मारकर सड़कों पर आग लगा देना बेहतर होगा। इक्के मना करता है, समझाते हुए कि उन्हें कर चुकाने के लिए मनुष्य चाहिए, क्योंकि युद्ध सस्ता नहीं है और आर्सेनल एक व्यापारिक शहर है, इसलिए उसे चलाने के लिए मनुष्य जरूरी है। सुअर समझ नहीं पाता जब इक्के अचानक रुकता है, क्योंकि मनुष्यों का समूह उसके पास आता है। सुअर उन्हें पीछे हटने को कहता है, पर इक्के उन्हें बोलने देता है। एक निवासी पूछता है कि दानव सेना को कितना कर देना होगा। इक्के कहता है कर वही रहेंगे, जिससे वे खुश होते हैं, पर वह चेतावनी देता है कि सेना का विरोध करने पर दंड मिलेगा। बोलते बोलते इक्के अचानक एक चमकीली रोशनी में गायब हो जाता है। सुअर हैरान रह जाता है। इक्के खुद को अंधेरे काल कोठरी में पाता है और एक विशाल राक्षस उस पर हमला करता है। वह वार बचाकर भागता है। रहस्यमयी औरत को चिल्लाकर कहता है कि उसे ऐसे न बुलाए। दानव लगातार हमला करता है तो वह छड़ी निकालकर एक खास जादुई हमला करता है, पर हम नहीं देख पाते क्योंकि संपादकों ने चमक बढ़ाना भूल गए। एक महिला उसके पास आकर कहती है कि पिछली बार जब उसने उसे देखा था तो वह रोम के पीछे छिपने वाला बच्चा था। वह कहती है कि गोले मजबूत था, जो इक्के की बढ़ती शक्ति दर्शाता है। वह महिला सफीरो इक्के की वरिष्ठ है और एकमात्र दानव जो उसका राज जानती है। वह कहती है कि अचानक बुलाए जाने की चिंता न करो, ऐसे और मजा आता है। इक्के पूछता है कि क्या वह युद्ध की रिपोर्ट देने आया है, पर सफीरो कहती है कि उसने सब देखा और उसका काम बेदाग था। वह बताती है कि दानव राजा उससे मिलना चाहता है, जो इक्के को चौंकाता है, क्योंकि राजा आमतौर पर एक ब्रिगेड लीडर से नहीं मिलता। वह पूछता है कि क्या चक्कर है, पर सफीरो कहती है कि राजा जानना चाहता है कि उसने एक हफ्ते में आर्सेनल कैसे जीता। वह उन्हें दानव राजा के महल में भेज देती है, जिसका आकार इक्के को प्रभावित करता है।
वे राक्षसों द्वारा रक्षित मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं और इक्के सेफ से पूछता है कि क्या उसकी जांच होगी। सेफ कहता है कि दानव राजा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सबकी जांच होती है। इक्के घबराता है, पर गार्ड उसकी जादुई शक्ति से प्रभावित होकर उसे रोम का पोता मानकर जाने देते हैं। वे गलियारे से गुजरते हैं, सेफ उड़ रही है और इक्के सोचता है कि वह उतना अच्छा नहीं उड़ पाता। वे न्यायालय के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, जहां सेफ उसे रुकने को कहती है। इंतजार करते हुए इक्के दानव राजा डेरो के बारे में सोचता है, जो कुशल और निर्दयी है। मनुष्य युद्ध जीत रहे थे जब तक डेरो ने एक ही लड़ाई में सब कुछ नहीं बदल दिया। डेरो अक्षमता पर कठोर है, पर कुलीनता की परवाह किए बिना प्रतिभा को पुरस्कृत करता है। सेफ लौटकर इक्के को अंदर बुलाती है। वह सिर झुकाए प्रवेश करता है, पर सिंहासन पर एक लड़की देखकर चौंक जाता है। शुरू में उसे लगा कि वह राक्षस राजा की बेटी है, पर जल्द ही पहचान लिया कि वह डेरो है और झुक गया। डेरो आर्सेनल पर उसके तेज कब्जे से प्रभावित हुई और पूछा कि वह मनुष्य को क्यों नहीं मारना चाहता। इक्के ने कहा कि डर से वफादारी नहीं मिलती, अच्छा नेतृत्व ही मनुष्यों का समर्थन पाएगा। डेरो उत्सुक होकर इक्के के सामने प्रकट हुई और जाने से पहले उसका असली चेहरा देखने की मांग की। डरा हुआ इक्के राहत की सांस लेता है और जानता है कि उसे इनाम में आर्सेनल मिलेगा। आर्सेनल में लौटकर इक्के को नौकरानी सैडी जागी हुई और माफी मांगती मिली। उसने सैडी को सुरक्षा का भरोसा दिया और उसे अपनी निजी नौकरानी बनाया, राज रखने का वादा किया। क्षतिग्रस्त शहर में इक्के को लगा कि सुरक्षा व्यवस्था की तुरंत मरम्मत जरूरी है। सुअर ने 6 महीने कहा, पर इक्के ने 1 महीने में मनुष्य राक्षस मिलकर दिन रात काम करने का आदेश दिया। सुअर इक्के की प्रतिभा और नेतृत्व देखकर भावुक हो गया। सोचा शायद एक दिन इक्के राक्षस राजा बन जाए। कुछ समय बीत गया। एक दिन इक्के को खबर मिलती है कि राक्षस राजा ने उसे मानव राज्यों के संभावित गठबंधन की जानकारी जुटाने का काम सौंपा है, क्योंकि पिछली लड़ाई में राक्षसों को एक बड़ी मानव सेना का सामना करना पड़ा था, जो अकेले किसी एक राज्य की नहीं हो सकती थी। सैडी अब उसके साथ काफी सहज हो गई है, इसलिए वह उसे पास के राज्य में जासूसी के लिए अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। वहां सैडी एक धोखेबाज से भटक जाती है, लेकिन इक्के उसके घोटाले का पर्दाफाश करता है और सैडी को वहां से ले जाता है। चलते चलते वे फल खाते हैं और इक्के सैडी को बताता है कि उसे लगता है कि इस समय मानव निश्चित रूप से गठबंधन बना रहे हैं। सैडी भ्रमित लगती है, तो इक्के समझाता है कि जब भी राक्षस राजा जैसा कोई जानलेवा खतरा उभरा है, तब मानवों ने अपने मतभेद भुलाकर सभी मानव राज्यों की शक्तियों को एकजुट किया है, ताकि वे अपने साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ सकें। इक्के के अनुसार यह गठबंधन इतिहास में 3 बार किया गया है और हर बार गठबंधन ने दानव राजा की सेना को पूरी तरह हराया और उन्हें उनके महल तक खदेड़ दिया। वह पूछती है कि क्या इस बार भी इंसान जीतेंगे, जिससे इक्के उलझन में पड़ जाता है। सैडी को तो इंसानों के लिए ही दुआ करनी चाहिए थी, पर उसने जवाब दिया कि इंसान कभी उसके लिए अच्छे नहीं थे और उन्होंने उसे गुलाम बना दिया। अगर दानव सेना कभी हमला न करती तो वह भी हमेशा के लिए दूसरे गुलाम बच्चों की तरह पिंजरे में रहती। इक्के को समझ में आता है कि हर समाज कितना क्रूर है और सैडी को भरोसा दिलाता है कि वर्तमान दानव राजा सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली है। हालांकि उनकी बातचीत के दौरान एक आवाज उन्हें रोक देती है और जब इक्के पलटता है तो उसे चालबाज एक मोटे गुंडे के साथ दिखाई देता है, जो उसकी चालें जाहिर करने पर चिल्ला रहा है। इक्के उससे कहता है कि वह एक धोखाधड़ी कर रहा था, न कि कोई चाल, मगर चालबाज गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसे जो किया उसके लिए भुगतान करना होगा। यह इक्के को चिढ़ाता है, जो जादुई छड़ी निकालने से पहले चारों ओर देखता है और फिर फड्डी के पैर जमा देता है। चालबाज हैरान रह जाता है, पर इक्के बर्फीले भाले बनाकर उसकी ओर तानता है और माफी मांगने को कहता है। चालबाज इक्के को धमकी देने लगता है, पर इक्के उसकी बांह में भाला घोंपकर अपनी गंभीरता दिखाता है। इसके बाद वह चालबाज से पूछता है कि क्या उसे इस राज्य की घटनाओं के बारे में कुछ पता है, और डर के मारे अपने जीवन के लिए ट्रिक्स्टर ने खुलासा किया कि रजोन के बीच गठबंधन हुआ था, लेकिन रोसारिया रजिया रक्षसून पर छपा मरकर लाभ और यश पाने की योजना बना रहा है। इसका एक मौका पाने की कोशिश कर रहा है। इक्के सोचता है कि यह समझदार है और पूछता है कि वे कहां हमला करेंगे। किसी तारा यह धूर्त ट्रिक्स्टर युद्ध योजनाओं का सब जनता है और बताता है कि शस्त्रागर शहर पर हमला होगा, क्योंकि वहां की सुरक्षा अभी कमजोर है। इक्के ने जो जानना था वो जान लिया और सैडी के साथ रक्षा की योजना बनाने शहर लौट गया। शाम को रोसारिया की सेना शस्त्रागर पर हमला करने एक दल भेजती है, पर घेरबंदी के हथियार तैयार करने से पहले ही कंकाल जमीन से निकालने लगते हैं। उनकी नेता एलिस उन्हें गठन बनाए रखने को कहती है, क्योंकि कंकाल कमजोर होते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वे सीधे एक जाल में फंस गए हैं जहां तीर ओलों की तरह उन पर बरसने लगते हैं, जबकि जंगल से ऑर्क्स का झुंड निकालकर सेना पर टूट पड़ता है।
एलिस समझती हैं कि आर्सेनल इस हमले के लिए तैयार था और वे एक जाल में फैंस गए हैं जो पूरी बटालियन को नष्ट कर सकता है। वह तुरंत सैनिकों को पीछे हटने की रेखा बनाने और किसी को पीछे ना छोड़ने का आदेश देती है। इस बीच इके और पिगी दीवारों से यह देख रहे थे। लॉर्ड पिगी आइके की तारीफ करता है क्योंकि उसके बिना वे अचानक हमले का शिकार हो जाते। इके जवाब दे पाता इससे पहले ही किसी ने पीछे से तीर चलाया जो उसकी पीठ में लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह खुद को सेफिरोथ के साथ बिस्तर पर पाता है, जो कहती है कि इके के घायल होने पर पिगी ने उसे बुलाया था और वह उसे जल्दी से ठीक कर पाई, वरना वह मर सकता था। वह उसे अचानक हमले को रोकने के लिए बढ़ाई देती है, पर कहती है कि इस बार भी मानव हताहत कम थे। वह उस बताती है कि अगर ऐसा होता रहा तो दनाव स्वामी को संदेह हो सकता है, लेकिन इके जवाब देता है कि उसका मुख्य लक्ष्य इस दुनिया को मनुष्यों और राक्षसों के लिए रहने योग्य बनाना है, जैसा रोमे ने सोचा था। वह उसे सावधान रहने को कहती है और गायब हो जाती है, जबकि वह गुल्लक को बुलाकर मानव सेना के कमांडर का पता लगाने को कहता है। गुल्लक बताता है कि कमांडर को उसके वरिष्ठ अधिकारी ने कैद कर लिया, ये कहते हुए कि वह युद्ध क्षेत्र से पीछे हटकर शर्मनाक साबित हुई। अगली सुबह इके उस जेल जाने का फैसला करता है जहां उसे रखा गया था, क्योंकि वह उससे एक बार मिलना चाहता था, लेकिन उसका पीछा लिली करती है जो उसकी अधीनस्थ है पर उसके लिए बहुत परेशानी का कारण है। वह उसे चुप रहने या चले जाने को कहता है, पर वह उसके साथ रहती है जब वे जेल के सामने के ग्वार्डून पर नजर रखते हैं उसके लिए। वह पूछती है कि क्या वह दोनों आदमियों को खत्म कर दे ताकि वह अंदर जा सके, लेकिन इके कहता है कि वह अभी कोई हंगामा नहीं करना चाहता। वह पूछती है कि क्या वह दो ग्वार्डून को हटा दे ताकि वह अंदर जा सके, पर इके कहता है कि वह अभी कोई हंगामा नहीं करना चाहता। इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, वो मूर्ख आगे बढ़ी और गार्डों को पीट दिया, ये दावा करते हुए कि उसने उन्हें नहीं मारा जैसा वो चाहता था। वे जेल के अंदर प्रवेश करते हैं, जो उसकी कल्पना से बड़ी निकली और यूस लगा कि कमांडर को खोजने में काफी समय लगेगा। लेकिन लिली एक गार्ड से मारपीट कर जानकारी निकालती है कि कमांडर ऊपरी मंजिल पर है और वो चाबियां भी दे देता है। सीधियों की ओर बढ़ते समय कुछ गार्ड सतर्क हो जाते हैं और हमला करते हैं, पर लिली आइके को चाबियां देकर आगे बढ़ने को कहती है। इके आगे बढ़ता है और पीछे मुड़कर गार्डों को पिटाते देखता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहता है। जल्द ही वो ऊपरी मंजिल पर पहुंचता है और सेल खोलता है, लेकिन यूस पूरी तरह खाली पाता है। वो अंदर प्रवेश करता है जब अचानक कमांडर पीछे से हमला करता है, जिसे वो बाल बाल बच जाता है। वह चाकू उठाकर फिर से हमला करती है, पर वह किसी तरह बच निकालता है और अपनी लाठी से यूस फर्श पर गिरा देता है। वह उसे उठने देता है। वह पूछती है कि क्या वह उसकी हार पर हंसने आया है या उस मारने, पर इके कहता है कि वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि क्या उसने आर्सेनल में घुसपैठ कर उसे मारने के लिए कोई हथियारा भेजा था। महिला हैरान होकर पूछती है कि क्या वह वाकई एक जबर है, जो इके को चौंका देता है। अचानक ऊपरी मंजिल पर गार्ड्स की आवाज से उसका ध्यान भंग होता है और फ्रीडम जबेर इस मौके का फायदा उठाकर उसके गले पर चाकू रख देता है। पूछता है कि सच बताए, क्या वह राक्षस है या इंसान। इके को समझ नहीं आता कि क्या करे। वह सोचता है कि अपनी असली पहचान बताए या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और नए Disclaimer. We use video clips/footage in this video to help explain our voiceover in a way that is easy for everyone to understand. We believe this is within the rules regarding reviews and commentary. We are not trying to infringe on anyone or use their content without permission. Thank you.